इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो कोई भी तरह की पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी को प्रमोट करने के लिए नहीं है। और हाँ, समय पहले कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड और बजाज ने 1950 से ही गाड़ियों को इंपोर्ट करना और दूसरे देश की गाड़ी पे बेस्ड इंडिया में गाड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इतने पहले स्टार्ट करने के बाद इंडिया की पहली इंडिजीनियस गाड़ी टाटा इंडिका 1998 में आई। इस गाड़ी की डिजाइनिंग डेवलपमेंट पूरा का पूरा इंडिया में हुआ था, चाहे फिर इसका इंजन हो या बॉडी वगैरह। इस गाड़ी की पूरी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट इंडिया में हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि हमारे इंडियन ऑटो मेकर्स को खुद की गाड़ी बनाने में इतना समय क्यों लगा। जो काम 60s, 70s या 80s में कोरियन और जापानीज कंपनी ने करके दिखाया, इवन दो इनकी कुछ कार कंपनीज इंडियन ऑटो मेकर्स के साथ ही स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में मानी जाती है। लेकिन इंडियन ऑटो मेकर्स इनसे काफी पीछे हैं, एटलीस्ट साइज के मामले में। इन सब के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो रहा है वो है लाइसेंस राज। भारत के इतिहास में एक ऐसा भी काला समय आया था जब एक फैक्ट्री को स्टार्ट करने से पहले 80 से भी ज्यादा लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी और हर एक लाइसेंस को पाने के लिए 410 दिन से भी ज्यादा लगते थे। एक कंपनी को उसका मालिक नहीं, सरकार चलाती थी और उसके प्रोडक्शन से लेके कॉस्टिंग तक सब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। एक गाड़ी को इम्पोर्ट करने के लिए 125% का टैक्स लगता था और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा था। सच बोलूं तो अगर ये लाइसेंस राज नहीं होता तो आज हमारे कार ब्रांड्स दुनिया के सबसे बड़े कार ब्रांड्स होते, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 20 से 25 साल में टाटा और महिंद्रा जैसे ब्रांड ने बहुत अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है और अगर इन्हें 20 से 30 साल और मिलते तो जो मैं बोल रहा हूँ आज वो सच होता। और इसीलिए लाइसेंस राज को हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इस लाइसेंस राज ने इंडियन कार ब्रांड्स की ग्रोथ को रोक के रखा। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जो टेटल कॉलेज से पढ़े थे, जो कि कैम्ब्रिज में सिचुएटेड है, और वहाँ पे वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुए। इसीलिए उनका ये मानना था कि किसी देश को आगे बढ़ने के लिए सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाना जरूरी है और इसीलिए उन्होंने सोवियत यूनियन से इंस्पायर होकर सोशलिज्म को अपनाने का सोचा। और यही नेहरू जी की थिंकिंग आने वाले समय में ऑटो मेकर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। लेकिन उन्होंने पूरी तरह सोशलिज्म को अपनाने के बजाय एक मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज करना सोचा, जहां प्राइवेट सेक्टर प्रेजेंट तो होगा पर उसके सारे कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होंगे। और इसी कंट्रोल को पाने के लिए उन्होंने बनाया प्लानिंग कमीशन, जो काफी हद तक सोवियत यूनियन से इंस्पायर था। इसके अंदर पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे एक्ट्स बनाए और उनमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक एक्ट इंपोर्ट के लिए लगाया गया था और इनके इंपोर्ट के एक्ट ने इंडिया के इंपोर्ट को काफी हद तक खत्म कर दिया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। मान लो किसी इंडियन कंपनी को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी फॉरेन कंपनी से मदद चाहिए होती थी तो इंडियन ऑटो मेकर्स को 2.5% की लॉयल्टी देनी पड़ती थी इंडियन गवर्नमेंट को। अब ये बात जितनी ज्यादा सुनने में वियर्ड लगती है उससे ज्यादा खराब इसके रिजल्ट्स आए थे, क्योंकि सरकार के कारण इंडियन ऑटो मेकर्स को काफी साल तक पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ी, जैसे प्रीमियम पदमिनी, जिसमें 60 से लेके 80s तक सेम इंजन यूज हुआ, बस छोटे मोटे लीक्स के साथ। अगर मैं स्पेसिफिकली अशोक लीलैंड की बात करूं तो उनके ऊपर तो लोगों का कहना है कि अशोक लीलैंड ने काफी साल तक अंडररेटेड इंजन्स को यूज किया है और ये इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं थे बाकी प्रॉब्लम्स के आगे जो हमारे ऑटो मेकर्स को झेलनी पड़ी। जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए 80 से भी ज्यादा लाइसेंस की नीड होती थी और ये सारे लाइसेंस आपकी कंपनी के कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में दे देते थे। जैसे कि स्टेट डिसाइड करती थी कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, उसकी प्राइस क्या होगी और यहाँ तक आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होता था। अब कुछ भी कहो, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को गवर्न कर सकती है लेकिन गवर्नमेंट डिमांड को गवर्न नहीं कर सकती। भारत की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी और लोगों को पर्सनल व्हीकल की नीड होने लगी और देखते ही देखते चेतक जैसे स्कूटर की डिमांड बढ़ने के कारण वेटिंग भी बढ़ने लगी और एक टाइम ऐसा भी आया जब एक चेतक स्कूटर की डिलीवरी लेने के लिए 10-10 साल लोगों को वेट करना पड़ा और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑटो मेकर्स की पोटेंशियल को रोक के रखा था। अब ये जो लाइसेंसिंग का सिस्टम था इसने हमारे ऑटो मेकर्स को काफी हद तक डैमेज किया था और जो ये प्रॉब्लम्स हमारे ऑटो मेकर्स को होती थी उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि इंडियन गवर्नमेंट को इस क्लोज मार्केट को ओपन
बंद करना पड़ा क्योंकि इंडिया के सारे फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके थे और पूरा देश बैंकरप्सी की कगार पे था। फाइनली 1991 में पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलके इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए जिसमें लाइसेंसिंग को हटा दिया गया। इसीलिए काफी लोगों का ये मानना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद ही इंडिया की असली आजादी हुई और इस टाइम के बाद इंडियन ऑटोमेकर्स ने अपनी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़नी स्टार्ट की और आज इंडिया की कुछ कार कंपनीज फॉरेन कंपनीज को भी ओन करती है, जैसे टाटा जिसने जैगवार और लैंड रोवर को दोनों को ओन कर रखा है और महिंद्रा भी MG को खरीदने का सोच रही है। इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि लाइसेंस राज ने इंडियन ऑटोमेकर्स को काफी हद तक डैमेज किया है। खैर, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और लाइसेंस राज को लेकर आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर छोड़ें।